जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं शिल्पी स्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल के भड़ास में। दोस्तों, जब से ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि अब मुस्लिम पुरुषों को अपनी पत्नियों को डिवोर्स के बाद गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, तब से बड़ी हलचल है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। पूरा समुदाय मुझे कहना चाहिए दो खेमों में बट गया है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बेहतरीन डिसीज़न है और हमारी मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ना बाबा, ये तो हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है, हमारे विवाह के कानून के खिलाफ है, निकाह में जो नियम बनाए गए हैं उसके खिलाफ है और ये हमारे पर्सनल मामलों में सरकार का या कोर्ट का दखल है। अब मुद्दे की बात यह है कि सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन तर्कों पे बात कोई नहीं कर रहा है। कोई भी लॉजिकल बात नहीं हो रही है, ना इस पक्ष से ना उस पक्ष से। जिनको इस मुद्दे पर ऐतराज़ है, मैं मानती हूँ कि ये वैसे तो बहुत ही अच्छा डिसीज़न है कि ये एक तरह से देखा जाए तो देश में यूसीसी लागू होने की पहल है। इस नज़रिए से अगर हम देखें तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन चूंकि अभी यूसीसी लागू नहीं हुआ है और सारे नियम इक्वल नहीं हुए हैं हिंदू मुस्लिम्स के, इसलिए अगर इसकी पहले समीक्षा की जाए उसके बाद कोई डिसीज़न आता तो कहीं ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी लोग एक टर्म मेहर की रकम से परिचित होंगे। क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए डिवोर्स के बाद गुजारा भत्ता का डिसीजन देने से पहले इसकी समीक्षा मेहर की रकम के प्रकाश में नहीं होनी चाहिए थी? किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेहर की रकम क्या होती है। मेहर की रकम एक वो रकम होती है जो मुस्लिम वर या वरपक्ष मुस्लिम वधू को देता है। विवाह होते ही अगर पत्नी चाहे कि ये रकम जो है वो मुझे दे दी जाए तो पति मजबूर होता है कि वो रकम उसे दे दे। और ये रकम क्यों शुरू करी गई थी? इसीलिए करी गई थी ताकि फाइनेंशियली जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो सिक्योर रहें। फाइनेंशियली सिक्योरिटी के लिए उनको ये मेहर की रकम पर दस्तूर बनाया गया था और शायद इसीलिए डिवोर्स के बाद ये हर्जाने का मुआवजे का दस्तूर उनके यहाँ नहीं है। लेकिन कोई भी कट्टरपंथी इस पॉइंट की ओर एक भी बात नहीं कर रहा है। सबका यही कहना है कि चूंकि ऐसा शरीयत में नहीं है इसलिए ऐसा ना हो। तो भाई, एक संवैधानिक देश में जो संविधान से चलता है आपकी शरीयत की क्यों सुनी जाएगी? कोई मतलब ही नहीं है। आपको अगर उसके खिलाफ बोलना है तो आप लॉजिकल पॉइंट्स लेकर के आइए ना। बहुत सारे मुस्लिम युवक ऐसे होते हैं जो मेहर की रकम का जुगाड़ ना कर पाने की स्थिति में कुंवारे रह जाते हैं। क्या हमारे समाज को इस तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमारे कानून को, हमारे संविधान को इस तरफ नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो कहीं पुरुष के लिए भी तो हम कुछ सोचेंगे? केवल हम महिलाओं के बारे में सोचते चले जाएंगे। माना कि जो इस्लाम में मुस्लिम कल्चर में आज भी महिलाओं के संग बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, बहुत ही ज़्यादा उन्हें अपने गुलाम बना करके रखा जाता है। उन्हें शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी स्वतंत्रता नहीं है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। क्योंकि पहले तो मेरा मुस्लिम कल्चर में काफ़ी जान पहचान में काफ़ी लोग थे, काफ़ी मेरा उनको पास से मैंने इंटरेक्ट किया है उनके साथ, इसलिए उनके जो भीतर की खबरें हैं वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और ये मेहर की रकम का जुगाड़ ना कर पाने की वजह से जो मुस्लिम युवक कुंवारे रह जाते हैं, इनका दर्द भी मुझे तभी पता चला जब मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे मुस्लिम लोग थे। तो ऐसे में क्या सरकार का ये फ़र्ज़ नहीं है कि वो इन मुस्लिम युवकों की तरफ ही सोचे? मैं मानती हूँ कि महिलाओं के संग समाज में, चूँकि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए महिलाओं के संग ज्यादती होती है। हिंदुओं में भी महिलाओं के संग बहुत सी ज्यादती होती है, हाँ, मुस्लिम महिलाओं की अपेक्षा काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी होती है, ये हम नहीं मान सकते। पुरुष बहुत ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते थे, आज भी बहुत से घरों में कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक ही वर्ग पूरी तरह से गलत है, एक ही वर्ग पूरी तरह से अत्याचार करता है, एक ही वर्ग 100% गलत है, दूसरा वर्ग 100% सही है, 100% विक्टिम है, तो ये आज के समय में कम से कम इस थ्योरी पे मैं यकीन नहीं करती हूँ। क्योंकि आप रोज़ ही अखबार में पढ़ते होंगे, बहुत सारे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में आप ऐसे केसेस देखते होंगे कि महिलाएं पुरुषों के ऊपर कितना अत्याचार कर रही हैं। महिलाओं को की सशक्तिकरण के नाम पर जो कानून बने हैं उनका वो अपने पतियों पर या पतियों के घर वालों के ऊपर किस तरह से रूल करने के लिए गलत उसका फ़ायदा उठा रही हैं या गलत ढंग से उसको यूज़ कर रही हैं या गलत किसी को जेल करा दे रही हैं, उनके ऊपर दहेज का केस लगा दे रही हैं कि भाई हमसे दहेज की मांग करी गई है, और बेचारा पुरुष वर्ग जो है वो बंद करके चला जाता है, उसके घर वाले बंद करके चले जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर महिलाओं को ही ये माना जाएगा कि वो एकदम सही हैं,
तो मान लीजिए ये रेशियो 70 और 30 हो सकता है, 80 और 20 हो सकता है। चलिए हमने मान लिया 90 और 10 है कि 90% पुरुष गलत है, बस 10% महिलाएं गलत है। फिर उन 10% पुरुष का क्या होगा जो गलत नहीं है और महिलाओं के अत्याचार को सह रहे हैं? क्या उनके प्रति समाज का कोई भी उनके प्रति उनका कोई नज़रिया नहीं है, उनका कोई फ़र्ज़ नहीं है कि उनको उनके दुख से कैसे उबारा जाए? बहुत सारे लड़के इसलिए आज के समय में सुसाइड कर ले रहे हैं कि उनकी पत्नियां उनके ऊपर गलत आरोप लगा दे रही हैं, उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगा दे रही हैं। बहुत सारे मेंटली इस रूप से बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो कहती हैं कि हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे, हम तुमसे इतने एलिमनी मांगेंगे कि तुम्हारी पीढ़ियां देते देते थक जाएंगी। अब जैसे मेहर को ही अगर हम लें तो मेहर की ऊपरी लिमिट कितनी होगी, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जितना चाहे वो कोई लेडी मांग सकती है मेहर के रकम के रूप में अपने होने वाले पति से। और शादी के तुरंत बाद, निकाह के तुरंत बाद, चाहे उनकी फैमिली लाइफ शुरू हुई हो चाहे ना शुरू हो, वो कह सकती है कि आप ये रकम मुझे दीजिए। ऐसे में अगर मान लीजिए किसी पति की इतनी औकात नहीं है, उसकी औकात से ऊपर ऑलरेडी वो मेहर दे चुका है, पत्नी ने वो मेहर मांग ली, ले ली, अपने पास रख ली। उसके बाद चूंकि वो कहीं और इंटरेस्टेड है समाज में, या कोई ये मैं कोई एकदम ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि आश्चर्यजनक बात है या एकदम अतिशयोक्ति है, होता है। बहुत सी महिलाओं के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, उसी तरह जैसे बहुत से पुरुषों के होते हैं। मान लीजिए उसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसने पति को छोड़ दिया या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगी पति ने उसे छोड़ दिया। अब चूंकि वो मेहर की भी लाखों रुपया करोड़ों रुपया ले चुकी है, उसके बाद वो भाई अब तू मुझे हट जाना दे और जाकर के वो अपने प्रेमी से शादी कर ले। तो वो बेचारा पति क्या पागल है या उस पति के प्रति समाज का कोई फर्ज नहीं है? इस मतलब ये हर जाना, जो तलाक के बाद हर जाने का जो केस चलना चाहिए, जो इसके ऊपर न्याय आना चाहिए, जो इसके ऊपर जितनी भी हम कहते हैं कि बातें होनी चाहिए या कोई भी जजमेंट आने से पहले इसकी समीक्षा मेहर की रकम के प्रकाश में होनी चाहिए। अगर आप बाद में ये कहते हैं कि हाँ बाद में औरत को मिलना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, पहले मेहर की रकम ख़त्म कीजिए कि अब निकाह में कोई भी महिला किसी भी पुरुष से मेहर की रकम नहीं मांगेगी, ये गैरकानूनी है। पहली तो मेरी ये मांग है। दूसरा, अभी मुंबई हाई कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया है कि कोई भी महिला किसी और पुरुष से अगर शादी कर भी ले तो अपने पिछले पति से मुआवजा मांग सकती है, अपना खर्चा मांग सकती है। पहला तो मेरा प्रश्न, जो हमारे समाज के बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि समाज सुधारक लोग हैं, सबसे पहला प्रश्न मेरा उनसे ये है कि एक महिला आज के समय की मैं बात कर रही हूँ, मैं 10 साल 20 साल 50 साल पुरानी बातें नहीं कर रही हूँ। जो महिलाएं घर में रहती थी, घर का काम करती थी, उनका कोई बाहरी अटैचमेंट नहीं होता था, उनका कोई नौकरी नहीं होती थी, उनके पास कुछ नहीं होता था। मैं आज की बात कर रही हूँ। आज की महिला अगर वो अपने दूसरी शादी कर लेती है अपने पहले पति से, मान लीजिए उसका भी कहीं वो खुद नहीं रहना चाहती इस शादी में, कोई वजह हो। अभी वो कौन सा क्रिकेटर है जिसकी पत्नी ने कहा कि मुझे तुम अपनी प्रॉपर्टी का 75% दे दो। वो मुआवजे में अपने पति की प्रॉपर्टी का 75% क्यों मांग रही है? ये अधिकार किसने दिया उसे? भाई जब तक वो अपने पति की पत्नी है तब तक हमारे समाज के बनाए नियमों के अनुसार। हालांकि मैं तो ये भी गलत मानती हूँ कि भाई विमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर आप इतना लड़ रही हैं तो आप खुद कमाइए और उड़ाइए, किसने मना किया है? पति जिंदगी भर आपकी सारी वो ख्वाहिशें क्यों पूरी करेगा, जायज़ नाजायज़ मांगे क्यों पूरी करेगा? लेकिन फिर भी चलिए, अगर आप उस रिश्ते में हैं, आप उस एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी माँ है, एक अच्छी बहू है, आप अपने परिवार को संभाल के चल रही हैं, आप अपना सारा टाइम अपने परिवार को दे रही हैं, चलिए आपका अधिकार है कि आपका पति जिंदगी भर आपकी जायज़ नाजायज़ मांगों को पूरा करे। लेकिन अगर आपने उसे डिवोर्स दे दिया, उसने दिया, तब भी ये लॉजिकल है कि भाई तुमने दिया, हमें छोड़ दिया, हमारे पास कोई नौकरी चाकरी नहीं है, तुम हमारा खर्चा उठाओ। लेकिन अगर किसी पत्नी ने पति को तलाक दिया है और उसके या फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि पति मजबूर हो गया उसे तलाक देने के लिए, उसकी जिंदगी को इतना नरक बना दिया, या फिर उसका कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसको पति बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्राइम पेट्रोल में देखा था कि एक पत्नी ने अपने पति के सामने ये शर्त रखी कि भाई मैं तेरी भी बीवी हूँ, और अपने बॉयफ्रेंड को बोल लिया, बोली मैं इसकी भी बीवी हूँ, मैं तुम दोनों के संग एक साथ रहूंगी। वो पति बेचारा इतना सीधा था कि उसने उस पत्नी के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय अपनी जान दे दी। ऐसे में हम अगर ये कहें कि हमेशा महिला ही सही होती है, हमेशा पुरुष ही सही होता है, तो ये लॉजिक मेरे गले नहीं उतरता है। तो वो शायद हार्दिक पांड्या की पत्नी है, या मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इतने अच्छे से, कोई क्रिकेटर की ही पत्नी है, तो 75% तुम क्यों ले लोगी भाई? जब तुम उसकी पत्नी नहीं हो, तुमने उसको छोड़ दिया और उसने जो है तुम्हारे और या मैं ये मुद्दा मानती हूँ कि अगर उस आदमी से आपको बच्चे हैं, आपके पास बच्चे हैं जिनका भरण पोषण आपको करना है, तो आपको उससे मांगने का अधिकार है कि भाई तुम मुझे गुजारा भत्ता दो। लेकिन अगर उससे आपको बच्चे नहीं हैं,
तो आपको गुजारा भत्ता मांगने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, अगर आप गुजारा भत्ता मांग रही हैं कि भाई ठीक है, हमने तुम्हारा बहुत साल सेवा करी, बहुत सारा तुम हमारे संग रिलेशन में रहे, अब हम तुम्हें गुजारा भत्ता दो, लेकिन अगर वो दूसरी शादी कर लेगी तो भाई गुजारा भत्ता क्यों मिलेगा उसे? भाई गुजारा भत्ता तो ये तो बहुत अच्छा है कि कोई महिला चाहे तो इसको अपना प्रोफेशन ही बना ले कि आज इससे शादी करी, कल उसे छोड़। और होता है ऐसे, बहुत सारे स्कैम होते हैं, बहुत सारे ऐसे गिरोह होते हैं जिस तरह का काम करते हैं। तो कम से कम हमारी अदालतों को ऐसा कोई डिसीजन देने से पहले इसकी पूरी समीक्षा करनी चाहिए, और फिर उसका ये वाला जो दूसरी शादी के बाद भी वो अपने पिछले पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, ये बात तो मेरे गले उतर ही नहीं रही है। इस बात पे तो ज़रूर मैं चाहूँगी कि इसकी पुनः विवेचना करी जाए और इसके ऊपर दोबारा सोचा जाए कि भाई हमारे माननीय जज साहब ने ये कैसा डिसीजन दिया है। हालांकि मुझे उनके डिसीजन के ऊपर शायद सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक एक महिला होने के नाते ये चीज़ मुझे गलत लग रही है, तो मैं कैसे मान लूँ कि एक पुरुष को चीज़ें सही लगेंगे। तो फिलहाल तो आज के एपिसोड में यही जो मेरे मन में इन सारे मैटर्स को लेकर के कुछ सवाल उठे थे, उनको मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो या मेरी बातें सही लगती हैं, तर्कसंगत लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे इस एपिसोड को, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।